हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DEC 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। DEC 2 के मैं पूरी सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ और इसमें हम DEC 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से ईजी नोट्स के लिए आप मेरी पूरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और इसके 2 सकारात्मक पहलू और 2 परिसीमाएं बतानी हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि स्वास्थ्य को किस तरह से परिभाषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ठीक है, और इसके 2 सकारात्मक और 2 परिसीमाएं बतानी हैं। 2 सकारात्मक पहलू और 2 परिसीमाएं बतानी हैं। तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखते हैं इसका आंसर क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यह परिभाषा इस प्रकार है। तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है, वो है स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। केवल रोग न होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले ऐसे कहा जाता था कि हाँ, किसी भी अगर इंसान में, कोई व्यक्ति में या बच्चे में कोई भी रोग नहीं है तो स्वस्थ है, बट ऐसा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा को इस तरह से कहा गया है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, तभी वह स्वस्थ कहलाता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाला गया है क्योंकि एज इट इज़ ऐसा ही कहा गया है। अब इस परिभाषा में एक आयाम और जोड़ा गया है। इस परिभाषा को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है, एक आयाम जोड़ के, जैसे सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पादक जीने की क्षमता। सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीने की क्षमता कि इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक रूप को भी, इस पहलू को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पहलू को जोड़ा है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा गया था कि 2 सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं, है ना। 2 सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 सकारात्मक पहलू, हेडिंग दे देनी है आपने और फिर लिखना है, यह परिभाषा मानक, जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक निर्धारित करती है। मतलब ये स्टैंडर्ड निर्धारित करती है कि हाँ, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और हर तरह से जो है सही होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ है। तो ये मानक निर्धारित करती है जिनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। कि मतलब एक तरह से हमारे को एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि हाँ, इस पहलुओं पे जो है हमें प्रयत्न करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और एक इसका सकारात्मक पहलू ये भी है कि ये परिभाषा जो दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ये परिभाषा विस्तृत है और सकारात्मक भी है। तो ये इसके अच्छे पहलू हैं 2। अब इसकी परिसीमाएं बतानी है। परिसीमाएं मतलब इसमें क्या, मतलब आप कमी देखते हो, परिसीमा क्या है, इसमें क्या चीज़ नहीं की जा सकती है। तो उसमें आप कह सकते हो, हेडिंग देनी है इसकी 2 परिसीमाएं। स्वास्थ्य के आयामों को मापने का अभाव। स्वास्थ्य के आयामों को मापने का अभाव मतलब स्वास्थ्य के आयाम तो बता दिए कि हाँ, सामाजिक होना चाहिए, पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पर उसको मापने का क्या किससे मापेंगे, किस तरह से उसको रेंज करेंगे, तो इसका अभाव है। और व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य को मापना थोड़ा सा कठिन भी है कि वो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से कहाँ तक, किस लेवल तक स्वस्थ होना चाहिए, इसको मापना थोड़ा कठिन है। तो ये परिसीमाएं हैं। और दूसरा है इसमें परिसीमा की परिभाषा के अंतर्गत स्वास्थ्य को एक प्रक्रिया के रूप में न देखकर एक स्थिति माना गया है, ठीक है। जबकि स्वास्थ्य एक प्रक्रिया है कि धीरे धीरे कभी हम स्वस्थ होते जाते हैं, फिर कभी बीमार हो जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य एक प्रक्रिया है। जबकि इसमें स्वास्थ्य को एक स्थिति मान लिया गया है। तो ये एक परिसीमा है। स्थिति मतलब कि हाँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, एक स्थिति मान ली गई है।
तो ये जो है इसकी परिसीमाएं हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य व बीमारी के अनुक्रम की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य व बीमारी के अनुक्रम की संकल्पना ये समझाना है। अनुक्रम की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? अनुक्रम, दोनों की, स्वास्थ्य और बीमारी दोनों का अनुक्रम बताना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखो एक आपका सारणी सा बनाया गया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि स्वास्थ्य और बीमारी का किस तरह से ये अनुक्रम चलता है। स्वास्थ्य और बीमारी का अनुक्रम, ठीक है। सकारात्मक स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य, कोई रोग नहीं, रोग है परंतु स्पष्ट लक्षण दृष्टिगत नहीं, अलग स्तर की बीमारी, गंभीर बीमारी। तो देखो किस तरह से ग्राफ जा रहा है स्वास्थ्य से बीमारी की ओर। मतलब हो सकता है ये चीज़ हमारे शरीर में पॉसिबिलिटी होती है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर बेहतर स्वास्थ्य है, कोई रोग नहीं है, कोई भी स्थिति हो सकती है। इसमें रोग है परंतु, कईयों के रोग है परंतु लक्षण कोई दृष्टिगत नहीं होता है। एक जो है अलग स्तर की बीमारी आ जाती है, ठीक है। अल्प स्तर की बीमारी है ये, अल्प स्तर की बीमारी और गंभीर बीमारी। इसके बाद जो है गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ जो है आपको शो करता है। ये है आपका स्वास्थ्य और बीमारी का अनुक्रम, ठीक है। अब इसको फर्दर डिफाइन करना है आपने। इसी चीज़ को जो आपने ये ग्राफ समझ लिया, इसको आप फर्दर इसको आप डिफाइन कीजिए। जैसे कि इसको आप लिख सकते हो कि स्वास्थ्य तथा बीमारी का एक अनुक्रम है तथा व्यक्ति के निजी स्वास्थ्य में सकारात्मक स्वास्थ्य से लेकर गंभीर बीमारी तक कई स्तर आते हैं। देखो एक व्यक्ति है या बच्चा है, एक बच्चे के उससे लेके चलते हैं हम। एक बच्चा है, उसके स्वास्थ्य में सकारात्मक स्वास्थ्य से लेकर बीमारी तक, गंभीर बीमारी तक कई स्तर आ सकते हैं। इस अनुक्रम से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य स्थायी नहीं रहता है। देखो ये अनुक्रम जो है हमें बताता है कि स्वास्थ्य किस तरह से, स्वास्थ्य में कुछ भी परिवर्तन आ सकते हैं। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पूर्णतः स्वस्थ रहने से लेकर शरीर की दुष्क्रियाएं इन दोनों सिरों के बीच, मतलब एक ऊपर है सबसे पहले पूर्णतः स्वस्थ और नीचे दिखाया है सबसे गंभीर बीमारी। तो इन दोनों सिरों के बीच कई स्तर आते हैं, है ना। इसके एक सिरे में सकारात्मक स्वास्थ्य है सबसे ऊपर, और नीचे जो है दूसरे सिरे में गंभीर रोग की स्थिति है। तो इस तरह से हमारा जो स्वास्थ्य है निरंतर परिवर्तित होता रह सकता है। एक आप इसको स्थिति नहीं ले सकते हैं कि बस हाँ एक ही जैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर अच्छे स्वास्थ्य में अस्वस्थता की तरफ परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मतलब जो अच्छा स्वास्थ्य है उससे एकदम से जो खराब स्वास्थ्य, अस्वस्थ हो जाता है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है ज़्यादातर केसेस में। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कभी कभी जो है परिवर्तन तेज भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है कि बंदा बिल्कुल ठीक है, कोई बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो एकदम से बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी। तो ये एकदम से भी हो सकता है, परिवर्तन एकदम से हो सकते हैं, अचानक से हो सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे भोजन के बिना स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छे भोजन के बिना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उक्त कथन पर अपना मत दीजिए। देखिए क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है और क्वेश्चन के लॉन्ग या शॉर्ट भी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कई बार सेम क्वेश्चन को लॉन्ग में भी डाल सकते हैं, सेम क्वेश्चन को शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये आप पे वेरी करता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है, उसकी डीप मीनिंग आपको समझ आ जाती है, तो आप उसको विदाउट, मतलब आप उसको बिना रटे भी अच्छे से उसको फ्रेम करके लिख सकते हैं। चाहे वो लॉन्ग में आप अपने वर्ड्स ऐड करके लिख सकते हैं, शॉर्ट करना हो तो बहुत ईजी है, पढ़ा है आपने, कुछ भी शॉर्ट में लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करना बच्चे पर डिपेंड करता है किस तरह से उसको लिखता है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, अच्छे भोजन के बिना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कथन पर हमें अपना मत देना है। क्या यह कथन सही है कि गलत है या क्या है ये? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि अच्छे भोजन के बिना अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छे भोजन के बिना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
पोषण और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि बोलते हैं ना कि पोषण मिलेगा तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो इनका दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण का होना आवश्यक और अनिवार्य है। पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। क्योंकि भोजन से ही हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, अतः उचित खाद्य पदार्थों का उचित मात्रा में चुनाव व अंतर्ग्रहण बहुत आवश्यक है। तो पोषण से ही हमें, खाद्य भोजन से ही हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमें खाद्य पदार्थों का चुनाव बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। अब ये बात जो है बच्चे के लिए भी वैरी करती है और सभी के लिए वैरी करती है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि तो फिर इसमें आगे फर्दर क्या है, उदाहरण भी दिया है एक। देखिए उदाहरण है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों बच्चे जो है अपने नेत्रों की रोशनी खो देते हैं। ठीक है, हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अपने नेत्रों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि उनके आहार में विटामिन ए की जो है कमी होती है, फिर विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है, तो देखो पोषण का और भोजन का कितना, पोषण और स्वास्थ्य का कितना घनिष्ठ संबंध है, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, पोषण और स्वास्थ्य के अंत संबंध के विभिन्न आयामों की सूची बनाइए। पोषण और स्वास्थ्य के अंत संबंध के 3 विभिन्न आयामों की सूची बनानी है। पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है, इन दोनों के क्या अंत संबंध है, इन दोनों में, इसकी हमने सूची बनानी है। ठीक है, तो आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो पोषण और स्वास्थ्य के संबंध, पोषण और स्वास्थ्य के अंत संबंध के 3 विभिन्न आयाम निम्नलिखित है। नंबर 1 कर देना है आपने, पोषण तत्वों की कमी या अधिकता के कारण बीमारियों का उत्पन्न होना। अगर पोषण तत्व की कमी होगी तो क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये जो है संबंध है ना। बीमारियों की रोकथाम व जल्दी स्वस्थ होने में पोषक तत्वों का प्रभाव। अगर बीमारी लगी है और उसको जल्दी से ही उसको रोकना है, इस बीमारी को, और स्वस्थ होना है, तो इसके लिए भी पोषक तत्व अनिवार्य है। तो संबंध है पोषक तत्व और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध, अंत संबंध हमने समझाना है। और तीसरा है, अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। मतलब स्वास्थ्य ये नहीं है कि सिर्फ पोषण पे ही डिपेंड करता है। इस लास्ट वाले इसका मतलब ये है कि अच्छा पोषण आवश्यक है, घनिष्ठ संबंध है, बट ये सिर्फ यही नहीं है कि अगर कोई बीमार है तो उसको अच्छा पोषण नहीं मिला। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा पोषण होने के बावजूद भी बीमार हो जाते हैं। तो ये है, इसके आपने 3 आयाम बताने हैं। ठीक है, संबंध में, अंत संबंध में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुपोषित व्यक्ति संक्रमणों से अधिक प्रभावित क्यों होता है। कुपोषित व्यक्ति संक्रमणों से, कुपोषित व्यक्ति या कुपोषित बच्चा, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, कुपोषित बच्चा संक्रमणों से अधिक प्रभावित क्यों होता है। अब देखो, कुपोषित व्यक्ति संक्रमणों से अधिक प्रभावित क्यों होता है, इसको देखते हैं किस तरह से इसका आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग में लिखा है, आप इसको शॉर्ट, अगर शॉर्ट में आता है तो इतना सही, आप थोड़ा सही दे के इसको कर सकते हैं। जैसे कुपोषण में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ का उत्पादन कम हो जाता है। जब बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, ठीक है, या व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है, तो उसमें प्रतिरक्षी जो है, एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं बनते, जो रक्षा करते हैं हमारी बॉडीज़ में, है ना। तो उसकी जो है कमी हो जाती है, और त्वचा व श्लेमा झिल्ली की सुदृढ़ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये भी हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, श्लेमा झिल्ली, इसकी सुदृढ़ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जब कुपोषण का शिकार होता है बच्चा। ठीक है, शरीर में कृमि ग्रसन और पाचन तंत्र के संक्रमण को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती है। तो जैसे कि जो हमारा पाचन तंत्र है अंदर, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते, भोजन खाते हैं, वो पचता है अच्छी तरीके से, है ना। तो फिर उसको जो पाचन तंत्र जो है उसको पचाने वाला और कृमि ग्रसन जो है, इसमें भी जो है संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कब, अगर कुपोषित बच्चा है, अगर उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके कारण संक्रमण होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है आपका एक जो है, आप ये 2 नंबर में अगर आता है ये क्वेश्चन, तो आप इतना भी लिख सकते
हैं। यहाँ से आप यहाँ तक 2 नंबर के क्वेश्चन में दे सकते हैं। अगर आपका फर्दर क्वेश्चन बड़ा आता है तो आप इसमें हेडिंग दीजिए, इसको फर्दर डिफाइन कीजिए, ठीक है। जैसे कि शरीर में प्रतिरक्षा, ये आपने हेडिंग दे दी, शरीर में प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज़ के उत्पादन में कमी, ये हेडिंग दे दी। अब इसको डिफाइन कर दिया, उचित पोषण की कमी के कारण बच्चे का शरीर संक्रमण और रोगों का सामना नहीं कर पाता है ना, पोषण की कमी के कारण, क्योंकि उसके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाले पदार्थ और प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज़ के उत्पन्न होने की क्षमता नहीं होती है, इसी कारण वो संक्रमित हो जाता है। और नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है त्वचा तथा श्लेमा झिल्ली की संपूर्णता पर प्रभाव। देखो, त्वचा तथा श्लेमा झिल्ली की संपूर्णता पर प्रभाव। एक कुपोषित बच्चा त्वचा में बच्चे में त्वचा श्लेमा झिल्ली तथा अन्य उत्तक संक्रमण फैलाने वाली जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक पाते हैं। जब कुपोषित होता है ना बच्चा, तो जो श्लेमा झिल्ली है या उसके अन्य उत्तक है वो संक्रमण फैलाने वाले झिल्लियों को नहीं रोक पाते। इनका काम है कि संक्रमण फैलाने वाले उनको रोकना, तो ये नहीं रोक पाते जब कुपोषित होता है बच्चा। तो इस तरह से उसका कवच जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट है आपका कुपोषण और कृमि ग्रसन। कुपोषण और कृमि ग्रसन, पाचन क्रिया ठीक प्रकार से हो इसके लिए पाचन तंत्र और मांसपेशियों की उचित गतिशीलता आवश्यक है, ठीक है। पाचन क्रिया भी ठीक होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मांसपेशियां और वो ठीक गतिशील होनी चाहिए। इसके लिए बच्चा सुपोषित होना चाहिए, कुपोषित नहीं होना चाहिए। कुपोषित बच्चा यह गतिशीलता जो है कम हो जाती है कुपोषित बच्चे में, और भोजन धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप कृमियों की गुणित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। जो अंदर बैक्टीरियाज होते, कृमियाँ होती हैं, उनको बढ़ने का समय मिल जाता है और कृमि ग्रसन अधिक गंभीर हो जाते हैं। ये देखो, अधिक ग्रसित हो जाते हैं। तो ये आपका हेडिंग यहाँ पर क्लियर होता है कि कृमि ग्रसन और कुपोषण का क्या होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।